अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल, आज हमारी आखिरी क्लास है। जब तक थोड़े पार्टिसिपेंट्स नहीं आ जाते, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़ कर ले। आई एम गुड। हाउ आर यू? जी, वालेकुम अस्सलाम जी शाहरुख साहब। अल्लाह का शुक्र। जी। हम्म। आपको इंशाल्लाह कल या परसों तक पॉलिसी भी मिल जाएगी, तो वो आप चाहते हैं तो कुछ और पढ़ा देते हैं, कोई मसला थोड़ी है यार। नहीं नहीं नहीं, आप चाह रहे तो पढ़ा देते, कोई मसला पढ़ाने को तो बहुत चीज़ें हैं यार। हाँ, तो इसीलिए तो आज से रिवीजन कर रखा है, क्योंकि आपकी क्लास बेसिकली एक क्लास अहेड अहेड करूँगा या एक क्लास एक्स्ट्रा कहूँगा, जो भी कह सकते हैं इसको। बाकी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, तो एक आपकी सप्लाई चेन की एक एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो सबको एक एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि हम जो है वो आज कोशिश करेंगे कि हमने मिड टर्म से, क्योंकि मिड टर्म के बाद जितनी चीज़ें डिस्कस की हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास। अब हम कोशिश करेंगे कि मिड टर्म से पहले का जितना है ना वो आज रिवाइज कर लें। रिपोर्ट जो है कोई एक बंदा भी अगर अपलोड कर दे तो काफ़ी है, उस पर सब ग्रुप मेंबर्स के नाम लिख दे। और अगर इंडिविजुअली भी रिपोर्ट अगर कोई बंदा अपलोड कर दे, ग्रुप लीडर ख़ास तौर पे, तो ये बेटर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये बहुत एक्सटेंडेड है वैसे ही। 28 मई को आप लोगों के सीपी फाइनल करके जमा करानी है, तो 22 में वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है, तो ये लास्ट डेट है, इसके बाद कोई रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। जी सैयदा साहिबा, आपकी कॉल अनम्यूट हो नहीं रही है आई गेस। जी सैयदा साहिबा। जी आ रही है। आपके घर पे अखबार आता है? बस ये अखबार आएगा आपके घर पे। इत- होगा ये कि आप जैसे आप पेपर देते हैं क्लास में बैठ के, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप उसका आंसर करते हैं। अब इसमें ओपन बुक में सिर्फ ये है कि आपको पेपर घर ले जाने की इजाज़त होगी। घर पे बैठ के आराम से चाय वाय पीते हुए दोस्तों के साथ बैठ के, बहनों के साथ बैठ के आराम से पेपर दे सकते हैं। मैं आपको रोक तो नहीं सकता ना, आपका हक है, आपके घर पे आके आपका हाथ तो पकड़ नहीं सकता गूगल करने से ना। आपको जो है ये कह सकता हूँ कि आप अपने दोस्तों से मशवरा ना करें और पूछें ना और ये ना करें। कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन इंशाल्लाह पेपर ऐसा होगा कि आप सब कुछ भी कर लें, होगा कुछ नहीं उससे। हम्म। अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। आज का रिवीजन भी हो जाएगा, बाकी आपके पास ऑनलाइन की सारी की कंटेंट अवेलेबल है। मैं आपको अभी थोड़ा सा ये क्लास आ जाएगी ना, तो मैं डिटेल तरीका बता दूंगा आप लोगों को, कि जिससे आप लोग कोशिश करें ना, तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये
23 आइटम हैं, इसमें से एक दो तीन तीन माइनस कर लें तो आप 20 स्लाइड्स हैं आपके पास। मैं आप जो आपके पास वीएलई पे अपलोडेड है ना वो फाइनल है। मोइन अहमद साहब आप ऑनलाइन आइए, आपसे बात करते हैं। आप बात करेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ जी, हसन साहब फरमाइए। आपने अभी हसन साहब हैंड रेस किया था। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। हम्म। बिल्कुल। कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लग रही है वो। हम्म। देखो, प्रोडक्ट की वर्थ का क्या मतलब है? आपके हाथ में सेलफोन है, लैपटॉप है, माइक है, हेडफोन है, हैंड फ्री है, जो भी, इसकी वर्थ क्या है? इसकी सेल प्राइस जितने में आप उसको ख़रीद रहे हो, तो ये प्रोडक्ट की वर्थ है। और इसके ऊपर जितनी सप्लाई चेन कॉस्ट लगी है इसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ऑपरेशंस है, इन सबको माइनस कर दो तो आपके पास जो टोटल वैल्यू बचेगी, बेसिकली जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपकी सप्लाई चेन प्रॉफिट होगा। मैं अभी आपको जब ये सप्लाई चेन की स्लाइड रिवाइज कराऊंगा ना, तो इसमें वो आएगा पार्ट, में इंशाल्लाह उसको आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है जी। और जिसको भी सवाल है ना, प्लीज़ अभी इस वक्त ऑनलाइन आके सवाल करें, ताकि जो है ना बाकी लोगों को भी उसका जवाब सुनने का मौका, शर्फ हासिल हो। जी जिशान साहब। जी। नहीं। जी बिलाल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। नींदें पूरी हो रही हैं आपकी? नींद वींद तो नहीं आ रही अब? गुड, माशाल्लाह। हाँ जी, हुकुम। नहीं, बिल्कुल होगा। टफ नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा यार? टफ टफ का मतलब क्या होता है? वो मैं वैसे तो कोई सवाल, वो तो कोई ऐसा सवाल तो होगा नहीं ना जो आप स्लाइड में से देख के छाप सको या गूगल में से सर्च करके लिख सको। कुछ चीज़ तो ऐसी होगी ना कि खुद दिमाग लगेगा थोड़ा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। टफ नहीं होगा अगर आप जैसे हैं, और जैसे हमारे बहुत सारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं कि जो आते रहे हैं क्लास में, जो ऑनलाइन सेशन भी अटेंड करते रहे हैं, जिनको तरह मतलब शौक़ रहा है इसको पढ़ने का, वो बड़े आसानी से बड़े मज़े से इस पेपर को कर लेंगे। जिन लोगों को शौक़ ज़्यादा नहीं रहा है पढ़ने पढ़ाने का, या मतलब आने का, और ऐसे ही मतलब कोर्स की समझ के आ गए थे, तो उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। बिल्कुल। जो वीएलई पे अपलोडेड है, मैंने उसको पिछले हफ्ते रिव्यू भी कर लिया था। जो वीएलई पे अपलोडेड है वो कंप्लीट सिलेबस है। थैंक यू। जी। एक जैसा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके इसके लिए एक पॉलिसी होती है, इसको प्लेजरिज्म पॉलिसी कहते हैं। डॉक्टर नहीं आई आज आपकी? सीआर। प्लेजरिज्म होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है।
सिलेबस ज़्यादा नहीं है भाई, अभी तो सप्लाई चेन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना रह गई हैं। दिल था मेरा बहुत पढ़ाने का, बट रह गई वो। इतना ही पढ़ा सका मैं आपको। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। जी सी आर, कैसी हैं आप, ठीक है? हेलो। ठीक, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, गुड। कोई और सवाल आप, कोई कोई वालेकुम अस्सलाम, कोई रहनुमाई लड़कियों के लिए कुछ चाहिए हो आपको, कोई स्पेशल कोई सवाल आया? गुड, वेरी गुड। जी अमार साहब। हम्म, कोई मसला नहीं है, 50 पेज की कर लो, 100 पेज की कर लो। मैंने ना टर्म रिपोर्ट में कोई पेज के काउंट नहीं दिया, 5 पेज की बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं, वो तो असाइनमेंट नंबर 2 के लिए था। टर्म रिपोर्ट को कई मरतबा डिस्कस हो गया कि कोई पेज लिमिट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आपको जो सही लगता है आप करें। बट मुझे सप्लाई चेन समझनी है कि जो आपका प्रोडक्ट हो उसकी। कोई इशू नहीं है। अगर प्रोसेस डिज़ाइन देखो होता क्या है बेसिकली, आपने सप्लाई चेन बनानी क्यों है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक सप्लाई चेन डिज़ाइन करते हो। अब सप्लाई चेन का अब प्रोसेस में ना, प्रोसेस डिज़ाइन में दो चीज़ें आती है। एक तो होता है ओवरऑल प्रोसेस डिज़ाइन, जिसके अंदर स्टार्ट होगा कि कौन सप्लायर होगा और एंड होगा कि कौन कस्टमर होगा, ठीक है? ये होता है ओवरऑल सप्लाई चेन का प्रोसेस, कि मैं कहाँ से पिक करूँगा, कौन पेमेंट करेगा, कौन कहाँ पे थर्ड पार्टी वेंडर यूज़ हो रहे होंगे, कहाँ पे सेकंड पार्टी वेंडर यूज़ हो रहे होंगे, कहाँ पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहाँ से मैं वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ और कहाँ से मैं इसको रिटेलर तक अवेलेबल कर रहा हूँ। ये है सप्लाई चेन प्रोसेस। अब सप्लाई चेन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि मेरा प्रोडक्ट बन कहाँ रहा है, कैसे रहा है, ठीक है? बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो ना, जिनके ऊपर ब्रांड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो बहुत छोटी छोटी सी सबरब्स किस्म की फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनका आप सोच भी नहीं सकते कि जिनके कितने बड़े प्लांट्स हैं। फॉर एग्जांपल पाकोला जो आप यूज़ कर रहे हो, रूह अफ़ज़ा जो आप यूज़ कर रहे हो, उनके बॉटलिंग प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट है, ठीक है? लेस जो आप यूज़ कर रहे हो, पेप्सी जो आप यूज़ कर रहे हो, और आप बहुत सारे बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो थर्ड पार्टी। तो सप्लाई चेन प्रोसेस बेसिकली सप्लाई चेन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेरी प्रोडक्ट 100 रुपये की है, मेरी प्रोडक्ट 10 रुपये की है, मेरी प्रोडक्ट 10,000 रुपये की है, इसके हिसाब से मैं उसका प्रोसेस डिज़ाइन करवाता हूँ। 100 रुपये की प्रोडक्ट का अलग होगा, 10 रुपये की प्रोडक्ट का अलग होगा, 1000 रुपये की प्रोडक्ट का अलग होगा। ये तीनों सेम तरीके से ना बन सकते हैं, ना सेम प्रोसेस से गुजर सकते हैं, बिकॉज हर किसी के अंदर वैल्यू डिफरेंट है। जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है उसमें मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश सिर्फ 1 रुपये पर प्रोडक्ट की है, लेकिन जो 1000 रुपये की प्रोडक्ट है उसमें मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन की गुंजाइश है कि मैं 100 रुपये भी पे कर सकता हूँ। तो हर किसी के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप डिफरेंट प्रोसेसेस को अपनाते हो। इसको समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको अपने घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू परचेज अ ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी में भी स्पेसिफिकली अंडे। अब आपको पता है कि मुझे 6 अंडे ख़रीदने हैं ना, तो उसका प्रोसेस डिफरेंट होगा। आप जाएंगे अपने घर के करीब कोई मॉम एंड पॉप शॉप होगी, कोई पेट शॉप होगी, वहाँ से आप ले आओगे, क्या बेकरी है जो भी है, मैं वहाँ से 6 अंडे ले, इसका प्रोसेस डिफरेंट है। लेकिन आपके आपके घर में पता चला कि कोई दावत है और आपको 1000 अंडे ख़रीदने हैं। अब 1000 अंडे ख़रीदने के लिए आप बेकरी नहीं जाओगे, 1000 अंडे खरीदने के लिए आप पूरा प्रोसेस डिफाइन करोगे कि यार मैं चेज़ पे भी देखूंगा, इम्तियाज़ पे भी देखूंगा, मैं जो है वो ये होलसेल मार्केट भी जाऊंगा, मुझे जहाँ से सस्ते मिले, जहाँ से मुझे मेरी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी मिली, मैं वहाँ से ख़रीदूँगा। तो आपको आपकी सप्लाई चेन का प्रोसेस डिफाइन करने के लिए ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी सप्लाई चेन की वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2, हाउ मच कॉस्ट यू कैन बेयर इन मेकिंग दैट प्रोडक्ट। देखो, लीड टाइम मिनिमाइजेशन और लीड टाइम असेसमेंट के लिए आपके पास एक सिंपल टूल है कि आप पास रिकॉर्ड उठा के देखते हो। आप देखते हो कि यार सेम ऑर्डर या इसके आसपास का ऑर्डर अगर पिछली दफ़ा किया था तो उसमें कितना लीड टाइम था। अच्छा, जो वो लीड टाइम था, क्या उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स थे
कि जिन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया, फॉर एग्जांपल कोविड-19, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ न्यू ईयर, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, फॉर एग्जांपल एनी पोर्ट कंजेशन। अगर ये सब नहीं था, स्टैंडर्ड वैल्यू थी और आइडियलाइज सिनेरियो था, तो फिर आपको अब जैसे सपोज आपने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है जिसका आपको एक स्टैंडर्ड लीड टाइम मिला 45 डेज़ का, तो आप पाकिस्तान के अंदर आते वक्त आप रखोगे 60 दिन का। 15 दिन का मार्जिन क्यों रखोगे? पोर्ट कंजेशन हो सकता है, वेसल छूट गया, या यहाँ पहुँच के कोई यहाँ पर कोई पोर्ट कंजेशन हुआ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचा वगैरह वगैरह। तो अब स्टैंडर्ड लीड टाइम असेस करना तो आपका हिट एंड ट्रायल मेथड है। हाँ, लेकिन आपने पास रिकॉर्ड उठाना है, पास रिकॉर्ड को असेस करना है, और फिर आप जब मंगवा रहे हो उस टाइम को भी असेस करना है। सपोज आप कोई चीज़ अक्टूबर में मंगवा रहे हो और उसका लीड टाइम 60 डेज है, तो वो आएगा दिसंबर में। अब दिसंबर में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के और इम्पोर्ट्स के ऑर्डर आते हैं, तो आपको ये बात ख्याल रखनी है कि हाँ यार, जो है अब जब मेरा ऑर्डर आएगा ना, तो अब ये 60 दिन में नहीं आएगा, ये हो सकता है 75 दिन में या 90 दिन में पहुँचे मेरे पास। इसी तरीके से चाइनीज़ न्यू ईयर, अगर आप चाइना से डील करते हो तो आपको पता होगा कि चाइनीज़ न्यू ईयर होता है, वहाँ पे कोई काम नहीं करते वो 1 महीने के लिए। अगर उस टाइम पे मंगवा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगी। दुबई के अंदर अगर पोर्ट कंजेशन है तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू को रहते हो, फिर आप सिनेरियो डिज़ाइन करते हो और उस सिनेरियो के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हो, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि असल में मेरा लीड टाइम प्लस माइनस कैसे होगा। इसको मैनेज कैसे करोगे? इसको मैनेज करोगे पहले तो इन्वेंट्री से। आपके पास फिजिकल इन्वेंट्री अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे सपोज आपका लीड टाइम 60 दिन है किसी प्रोडक्ट का, तो आपके पास 90 दिन की इन्वेंट्री होनी चाहिए। जैसे 90 दिन से एक दिन की 79 दिन की इन्वेंट्री हो, आप अगला ऑर्डर प्लेस कर दो, ताकि जब आपका यहाँ रिप्लेसमेंट टाइम यहाँ से डाउन होता रहे तो वहाँ से प्रोडक्ट पहुँच जाए आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। सप्लायर का ओरिजिन भी अपने माइंड में रखना है, ओरिजिन से यहाँ के ट्रांसपोर्ट मीडियम को भी माइंड में रखना है। आप प्लेन से मंगवा रहे हो कोई मसला नहीं, सी से मंगवा रहे हो तो मसला है, लैंड से मंगवा रहे हो तो भी मसला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि मुझे सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है। अगर मैं इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मुझे ये बात समझ लेनी है कि मुझे, अगर मेरा लीड टाइम 60 दिन है किसी प्रोडक्ट का, तो मुझे 90 दिन की प्रोडक्ट अपने पास इन हैंड रखनी है। मतलब जब अगर प्रोडक्ट पहुँचे तो भी 30 दिन का बफर पड़ा हो मेरे पास। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रोडक्ट की एक्सपायरी। 90 दिन का लीड टाइम रख दिया, प्रोडक्ट की एक्सपायरी 60 दिन है, तो आप 90 दिन का लीड टाइम मैनेज ही नहीं कर सकते। अब आपको 60 दिन का लीड टाइम मैनेज करना है। वो कैसे करोगे? वो डबल डबल ऑर्डर करके, कि एक ऑर्डर पहुंचे उसके पीछे दूसरा ऑर्डर पहुंचे, ताकि जब एक ऑर्डर निकले और दूसरे का जब प्रोसेस शुरू हो तब तक पहला कंज्यूम हो चुका हो। हम्म। बिल्कुल आपके। हम्म। आपके इन्वेंट हो गए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल हटा दोगे, क्योंकि कोविड-19 तो एक ऐसा फैक्टर था ना जो सालों में एक दफ़ा आता है। देखो, सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये होता है कि सेफ्टी, ठीक है ना। आप बाइक चलाते हो तो आपने हेलमेट पहन लिया, ग्लव्स पहन लिए, नी गार्ड पहन लिया। अब आप, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बाइक चलाओ तो पीछे एक गाड़ी चलाओ कि अगर ये बाइक ख़राब होगी तो गाड़ी वाला लेके आए मुझे, ठीक है ना। सेफ्टी का मतलब होता है एक मार्जिनल सेफ्टी। आप थोड़ा बहुत सोचते हो कि हाँ यार इतना हो सकता है, इतना मैं कर लूँगा, इतना जो है हो जाएगा। लेकिन एक कोविड-19 तो एक सिनेरियो है ना, और ये सिनेरियो सालों में बिल्डअप होता है। सालों में एक दफ़ा ऐसा कोई प्रोसेस आता है। हाँ, लेकिन जैसे पोर्ट कंजेशन है, चाइनीज़ न्यू ईयर है, 31 दिसंबर है, ईयर एंड क्लोजिंग है, ये ऐसे सिनेरियो जो साल में रिपीट होते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं सीजनल। सीजनल सिनेरियो को आपने सेफ्टी रखनी है। अनफोर्सिन इवेंट की तो आप सेफ्टी कर ही नहीं सकते ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त स्टॉक आउट होकर बैठे हैं, उनके पास मार्केट भी है, उनके पास पोटेंशियल भी है, बट प्रोडक्ट नहीं है, स्टॉक आउट हो गए हैं। तो वो इसको एज सिनेरियो बिल्डअप कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने, जब हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़े थे ना, मैं एक्सटर्नल रिस्क पढ़ा था ना, तो आप बिजनेस को जब आप कर रहे होते हो तब आप एक्सटर्नल रिस्क से एक्सपोज होते हो। और ये एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल रिस्क था कि आप बिजनेस कर रहे हो तो एक्सपोज हो रहे हो, ठीक है ना। बिजनेस नहीं करते तो एक्सपोज नहीं होते। हम्म। किसका मतलब? क्या क्या कह रहे हो? इंटरनल एक्सटर्नल क्या? बिल्कुल, इंटरनल फ्लो के अंदर ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करो, आपका सप्लायर, आपकी प्रोडक्शन, आपका वेयर हाउस। एक्सटर्नल का ये है कि आपका वेयर हाउस, सप्लायर का वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस, रिटेलर का वेयर हाउस, ठीक है।
ज़बरदस्त क्वेश्चनिंग अमार. यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट वैल्यू एडिशन फॉर आवर क्लास. पता नहीं क्लास में कहाँ थे आप, लेकिन यहाँ तो आपने काफ़ी वैल्यू एडिशन की है. ये शहवार अहमद आया. शहवार अहमद वाली क्लास है ना. शहवार अहमद काफ़ी काफ़ी चुपचाप गुजर गया वैसे. हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो जी तो पाकिस्तान में होता है ना रात में, इसीलिए जो है ना यहाँ चुपचाप होता है. वो सारी एनर्जी उसको इफ्तार के बाद इस्तेमाल करनी होती है. जी बिलाल सिद्दीकी साहब. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. नहीं, आपको नहीं भूला. मास्टर्स एमएस कैसे हो आप. नहीं नहीं, आपको कैसे भूल सकते. देखो मैंने आपको पहले बोला था, बिलाल नाम जो है ना मेरे दिल से बहुत करीब है. मैं बिलाल भूलता नहीं उतने आराम से, ठीक है ना. तो बिलाल मैं नहीं भूलता, फिक्र ना करो आप. जी अनम. हेलो जी अनम. अभी बता रहा हूँ. हाँ जी, तो लेट्स गेट टू सम सीरियस बिजनेस नाउ. सबसे पहले तो मार्क्स एलोकेशन. तो देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोशिश किस तरह से करनी है कि आपके अच्छे ग्रेड, क्योंकि देखो आप ग्रेड आ रहे हैं, पास फेल हो नहीं रहे. तो ए भी आएगा, ए माइनस भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, ठीक है. तो अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्रेड अच्छे कैसे करना है. देखो, मिड टर्म से पहले सारी क्लासें जो वर्चुअल नहीं थी, जो फिज़िकल थी, उसको एक छोटा सा रिवीजन मैं आपके साथ अभी करूँगा. उस रिवीजन में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ. मिड टर्म के बाद या पोस्ट प्री कोविड 19 या आफ्टर कोविड 19 आपके पास जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो वीडियोस में अवेलेबल हैं, ठीक है. अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि कुछ लोग थे आपकी क्लास में कि जो नोट्स वगैरह ले रहे थे, तो आप कोशिश करें कि उनमें से किसी एक को पकड़ें और 4 5 6 लोगों का ग्रुप बना के उसके साथ बैठें और एक सेशन लगाएं, 3 4 घंटे का, 5 घंटे का या 2 घंटे का. और उसमें एक साथ उसके साथ बैठ के सारी स्लाइड्स को अपने सामने रखें और रिवीजन कर लें. ये हो गया मिड टर्म से पहले. मिड टर्म के बाद की सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल हैं. एक और सेशन रखें कि जिसके अंदर वीडियोस को देखें. लेकिन दोनों काम ना कोशिश करना अकेले मत करो. अकेले करोगे बहुत सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं, स्किप होने का ख़तरा है. बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हो, भूलने का ख़तरा है. तो कोशिश करो कि ग्रुप में बैठ के पढ़ लो. और अगर आपको मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर आपने क्लासेस ली हैं और अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव थे, तो आई एम डेफिनेटली वेरी मच होपफुल कि आपका अच्छा ग्रेड आएगा. तो 3 4 घंटे का पोस्ट कोविड और 3 4 घंटे का प्री कोविड, 8 9 घंटे, अगर आप 10 घंटे इस पेपर पे मेहनत करो ना, तो आपके लिए काफ़ी हद तक हो जाए. क्योंकि देखो, कोई चीज़ रट्टे वाली होगी नहीं, सिंपल सी बात है. क्योंकि आपके पास स्लाइड्स हैं, आपके पास बुक है. मैं ऐसी कोई चीज़ दूंगा नहीं कि आपको रट के छापनी होगी, ठीक है. सारी वो चीज़ें दूंगा जिसमें दिमाग लगेगा, जिसमें आपकी लर्निंग टेस्ट होगी. नंबर 1. नंबर 2 ये कि आप मार्क्स एलोकेशन, तो अभी तक का जो मेरा माइंडसेट है वो है 60 40 का. 60 आपके क्विज असाइनमेंट और फॉर टर्म रिपोर्ट एंड 40 फॉर योर फाइनल पेपर, ठीक है. इसमें आपके सप्लाई चेन डिपार्टमेंट कितना रद्दोबदल करता है, इम्तियाज़ सब क्या कहते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है. तो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा. बट अभी 60 40 है. 60 फॉर योर सीपी जिसको कहेंगे, इसमें क्विज असाइनमेंट एंड मेरी असेसमेंट है, और 40 जो आप पेपर देंगे. नंबर 1. नंबर 2 ये कि पोस्ट पेपर पेपर का जो भी दिन आता है, जो भी डेट आती है आपकी, उससे 1 या 2 दिन पहले हम एक ऐसा सेशन फिर से रखेंगे. यूट्यूब लाइव हो सकता है, वो जूम वीडियो कॉलिंग हो सकती है, कि जिसमें आप अपने सवाल मुझसे करेंगे. ये 2 दिन पहले रखने का मकसद कि जब तक आप थोड़ी बहुत तैयारी कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, थोड़ा बहुत चीज़ों को देख लें, तो आधे पौने घंटे का हम एक वो सेशन रखेंगे कि जिसके अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे दूँ, आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर दूँ. तो एज़ टीचर मैं जितना कर सकूँगा मैं ज़रूर करूँगा. आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के दौरान भी अगर आपको कोई सवाल आता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, you have my contact, you have my number, you can drop me a voice message, you can drop me a message, I will definitely try to respond on it, ठीक है. अब कोई सवाल.
थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को बहुत फास्ट तरीके से। हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 3 फेजेस से सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। तो सप्लाई के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें डिमांड और सप्लाई के गैप को मेंटेन रखना है। आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि डिमांड और सप्लाई का गैप क्या है, डिमांड और सप्लाई का गैप होता क्यों है, और इसको होते वक्त आपने कोशिश करनी है कि इस गैप को फुलफ़िल करो। और आपने ये बात भी समझनी है कि जिस चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए उसकी सप्लाई गिर जाती है। तो ये, और जैसे इसकी प्राइस गिरती है उसकी थोड़े वक्त के लिए सप्लाई बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को समझना ज़रूरी है और इस फिनोमेना के साथ अपनी सप्लाई चेन को अलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट क्या होती है। तो मैनेजमेंट जो है वो इन 4 चीज़ों का नाम था: विजन, मिशन, स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। कि मेरा विजन, मिशन, स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान किस तरीके से काम कर रहा है और किन चीज़ों पर मेरा फोकस है, कौन सी चीज़ें मैंने अनफोकस की हैं। हमें असल में चेन बिहेवियर हम इसमें जो है वो अप्लाई करना है कि जो कि सक्सेस का पार्ट है। लिंक्स हमें जो है डेवलप करने हैं और लिंक्स को आपस में अटैच करना है एक सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए। तो हमने सप्लाई चेन को डिस्कस किया था, बार बार एक ही बात को डिस्कस की थी कि सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। एंड सप्लाई चेन इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मूविंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। ठीक है। फिर हमने डिफरेंट सप्लाई चेन्स को डिस्कस किया था कि जिसके अंदर हमने फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सप्लाई डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फर्स्ट ईयर सप्लाई एंड व्हाट इज़ सेकंड ईयर सप्लाई। हमारे लिए ये बात थी कि फर्स्ट ईयर सप्लाई इज द सप्लाई हु सप्लाइज अस एंड द सेकंड ईयर सप्लाई इज द सप्लाई हु सप्लाइज द फर्स्ट ईयर सप्लायर। फिर हमने बात की थी कि सप्लाई चेन के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। फिर सप्लाई चेन स्टेजेस क्या होती हैं कि सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। इसके बाद अगर हम अपनी पूरी कोर्स का निचोड़ देखें ना, तो वो ये स्लाइड है। अगर आप देखो कि हमने कितनी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो सारी चीज़ें घूम फिर के इन्हीं चीज़ों में रिवॉल्व हो रही थी। कि लॉजिकल पॉइंट टू स्टार्ट किया है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करके देती है आपको? आपकी डिमांड बना के देती है आपको बताती है कि फोरकास्टिंग क्या है, डिमांड क्या है, आपको मार्केट में असल में चीज़ क्या चाहिए, और इसकी बेस पे आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, सप्लायर्स को डिज़ाइन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन करते हो, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क डिज़ाइन करते हो, कस्टमर फीडबैक और कस्टमर सपोर्ट डिज़ाइन करते हो कि कहाँ से मुझे कस्टमर्स को सर्व करना है, और रिवर्स लॉजिस्टिक्स को डिज़ाइन कर दो। इन सब के दरमियान आप डेटा एंड फीडबैक को रखते हो। तो हम 2 चीज़ों की बात करते हैं: सप्लाई चेन वैल्यू एंड सप्लाई चेन प्रॉफिटेबिलिटी। सप्लाई चेन वैल्यू ये है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है वर्थ टू कस्टमर, कस्टमर उस फाइनल प्रोडक्ट के कितने पैसे देने को तैयार है, और टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट क्या लगी है इसको कस्टमर तक पहुंचाने की। और सप्लाई चेन सरप्लस क्या है कि आपने कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट किया और आपकी ओवरऑल कॉस्ट सप्लाई चेन में क्या लगी। ठीक है। वैल्यू डज नॉट मीन्स कस्टमर्स वैल्यू। ठीक है। वैल्यू डज नॉट मीन्स मॉनेटरी वैल्यू। वैल्यू आप क्या प्रोडक्ट कस्टमर के दिमाग में इस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। ठीक है ना। एक आइसक्रीम है जिसको बनाने में 10 रुपये लगते हैं, लेकिन वो कस्टमर 100 रुपये देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी मांगता है। तो उसको ठंडी पहुंचाने के लिए आपने जो सप्लाई चेन डिज़ाइन की, उसकी आप नेट वर्थ उससे 90 रुपये ले सकते हो। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ये है कि जो रेवेन्यू जनरेट हुआ और टोटल कॉस्ट क्या लगी, असल में रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ और ओवरऑल कॉस्ट क्या लगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन बिल्कुल सिंपल है: टू क्रिएट वैल्यू, वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, वैल्यू फॉर द सप्लाई चेन, वैल्यू फॉर द कंपनी। तो अब इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं कि अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम टू सप्लाई चेन में क्या जाता है, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम टू सप्लाई चेन में प्रोडक्ट जाता है, और डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम सप्लाई चेन में इंफॉर्मेशन आती है। आपका जो एम है वो है सप्लाई को, डिमांड साइड को मेंटेन करना। तो आप अचीव क्या करते हो इससे? राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस फॉर द राइट स्टोर फॉर द राइट क्वांटिटी एट द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम टू क्रिएट हायर प्रॉफिट्स। ठीक है। फिर हमने बात की थी सप्लाई चेन परफॉर्मेंस ड्राइवर्स की। तो हमने पूरी डिटेल में अपने ओवर द कोर्स हमने ये सारे ड्राइवर्स डिस्कस किए हैं सिवाय प्राइसिंग के, बिकॉज प्राइसिंग आपसे कोई ख़ास रिलेटेबल नहीं है। 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज को हमने सप्लाई चेन में डिस्कस किया था। पहली थी लो कॉस्ट प्रोवाइडर, दूसरी थी ब्रॉड डिफरेंशिएशन, फोकस लो कॉस्ट, फोकस डिफरेंशिएशन एंड बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। लो कॉस्ट प्रोवाइडर था कि जो अपनी रेंज में सबसे कम कॉस्ट दे रहा है आपको। ब्रॉड डिफरेंशिएशन था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दी है। फोकस लो कॉस्ट क्या था कि किसी एक टीम ऑफ कस्टमर्स को कैटर करने के लिए आपने अपने प्रोडक्ट में से कोई
नीश फीचर निकाल दिया और अब आप फोकस लो कॉस्ट काम करो। और फोकस डिफरेंशिएशन, आपने एक नीश फीचर डाल दिया है कि जो उस प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है। और बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, आपकी वैल्यू फॉर मनी मैक्सिमम कौन दे रहा है। इसके बाद हमने डिस्कस की थी जो स्लाइड, उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी क्रिएट सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, या सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हमने बात की थी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन के परफॉर्मेंस ड्राइवर क्या क्या हैं, आपकी सप्लाई चेन के डिसीजन फेजेस इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें आप सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी डिज़ाइन होती है, फिर प्लानिंग होती है, एंड देन ऑपरेशन होता है। और इसके अंदर स्ट्रेटजी और डिज़ाइन के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो था ऑब्जेक्टिव, वो था आपकी अच्छी स्ट्रेटेजिक फिट। स्ट्रेटेजिक फिट बेसिकली क्या था कि आपकी बिजनेस और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी आपकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के साथ कैसे सेम पेज पे रहती है, कैसे आप सेम गोल पे काम करते हो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करने में। तो आप स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करते हो। सप्लाई चेन व्यूज़ क्या होते हैं, पुश क्या है, पुल क्या है। पुल बेसिकली वो है कि जो कस्टमर ऑर्डर के ज़रिए से आप बनाते हो। पुश ये है कि आप कस्टमर ऑर्डर के बगैर आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सर्व करते हो, ठीक है। फिर हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज़ की। पहली थी इंजीनियर टू ऑर्डर। इंजीनियर टू ऑर्डर स्ट्रेटजी क्या होती है, ये वो स्ट्रेटजी है कि जिसके अंदर आप मेक टू ऑर्डर और असेंबल टू ऑर्डर के मेक टू ऑर्डर और मेक टू स्टॉक के दरमियान की एक चीज़ है कि आप उसमें कुछ ट्विक्स एंड टर्न करके रखते हो अपने कस्टमर के लिए। मेक टू ऑर्डर ये है कि आप होल एंड सोल कस्टमर की डिमांड पे बनाते हो। असेंबल टू ऑर्डर के अंदर ये है कि आप कुछ चीज़ें बना के रखते हो, कुछ चीज़ें कस्टमर के ऑर्डर पे वेट करते हो। और मेक टू स्टॉक ये है कि आप सब चीज़ें बना के रखते हो, कस्टमर के ऑर्डर का बिल्कुल भी वेट नहीं करते। इसके बाद हमने इन्वेंट्री डिस्कस किया होगा, नहीं, लॉजिस्टिक्स इन सप्लाई चेन डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि कैसे लॉजिस्टिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस है सप्लाई चेन के अंदर। लॉजिस्टिक्स है क्या, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, इसको हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो लॉजिस्टिक्स का बेसिक डेफिनेशन अभी हम लॉजिस्टिक्स के अंदर हमने डिफरेंट बिजनेसेस को डिस्कस किया था, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स को डिस्कस किया था, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन मोड को डिस्कस किया था। तो फिलिप कॉटलर साहब ने हमें लॉजिस्टिक्स की एक डेफिनेशन दी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ यूज टू मीट कस्टमर्स नीड्स एट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लॉजिस्टिक्स डिफाइन करना चाहते हैं ना, हमें 4 चीज़ों पे फोकस रखना। सबसे पहले तो कस्टमर की नीड होनी चाहिए, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ यूज़ होना चाहिए, फिर फिजिकल फ्लो होना चाहिए, और ये सब काम एट प्रॉफिट होने चाहिए। एडी और सिलानी पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो कस्टमर की नीड है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ यूज़ है, फिजिकल फ्लो है, और ये सब काम एक प्रॉफिट के लिए हो रहा है। तो ये बेसिकली लॉजिस्टिक्स है, ठीक है। फिर हमने बात की थी जर्नी ऑफ अ सेल फोन की, कि सेल फोन कैसे आपके हाथ में आता है फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट्स कोर। तो हमें देखा था कि हम एक सेल फोन बेसिकली कैसे पैलेट से, कंटेनर से, वेयर हाउसेज से होता हुआ हमारे पास आता है। फिर हमने बात की थी ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी और प्रोक्योरमेंट विद लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी में हम शिपिंग को तब तक नहीं अरेंजमेंट करते जब तक कि ऑर्डर कंफर्म नहीं हो जाता या ऑर्डर रेडी नहीं हो जाता। लेकिन ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट मेथोडोलॉजी में हम प्रोक्योरमेंट विद लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में हम जैसे ही वेंडर सेलेक्ट करते हैं वैसे ही हम जो है शिपमेंट के अपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को एंगेज कर देते हैं और शिपमेंट्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी रिवर्स लॉजिस्टिक्स की। रिवर्स लॉजिस्टिक्स बेसिकली ज़रूरी क्यों होती है? ज़रूरी इसलिए होती है कि भाई आप अपने कस्टमर को वारंटीज देते हो और उनको क्लेम करने के लिए उस प्रोडक्ट को रिट्रीव करना ज़रूरी है। उस रिट्रीवल के लिए आपको पूरे मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा साइंस तैयार करना होता है, जिसको आप रिवर्स लॉजिस्टिक्स कहते हो। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में आप प्रोडक्ट को रिट्रीव करते हो, ट्रांसपोर्ट करवाते हो, रिसीव करते हो बैग, फिर इंस्पेक्ट करते हो एंड सॉर्ट करते हो कि वो रीसेल, रिसाइकल, स्क्रैप या किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। फिर हमने बात की थी फैसिलिटी लेआउट्स की। हमने 5 टाइप ऑफ लेआउट पढ़े थे, प्रोडक्ट लेआउट, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, प्रोसेस लेआउट और सर्विस फैसिलिटी लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट क्या था? प्रोडक्ट डिपेंडेंट लेआउट था, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हो, प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करते, और आपका प्रोडक्ट डिफरेंट वर्क स्टेशन से गुजर के बन सकता है, डिफरेंट वर्क स्टेशन पे बन सकता है, बट प्रोसेस सेम रहता है इस प्रोडक्ट के लिए। सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट में क्या था कि बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट लेआउट्स को अगर आप एक जगह जमा कर दो, जिनसे या तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो या ये सारे सेल अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट है। फिक्स पोजीशन लेआउट ये होता है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट अपनी जगह खड़ा रहता है और प्रोसेसेस उस पर आके यूज़ हो रहे होते हैं। और प्रोसेस लेआउट ये कि आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एक लेआउट के अंदर, बट हर प्रोडक्ट हर प्रोसेस से होकर गुजर ज़रूरी नहीं,
और अगर प्रोसेस लेआउट सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई करो तो वो सर्विस फैसिलिटी लेआउट बन जाता है। फिर हमने बात की थी इनके डिफरेंसेस की। प्रोडक्ट लेआउट बेसिकली सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होता है, प्रोसेस लेआउट मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा होता है, साइकिल टाइम कम होता है, प्रोसेस लेआउट में ज़्यादा होता है। प्रोडक्ट लेआउट एक्सपेंसिव होता है क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, आपको स्पेशलाइज नीड होती है। प्रोसेस लेआउट रिलेटिवली चीपर होता है बिकॉज आप डिफरेंट प्रोसेस को एक जगह कर रखा होते हो। प्रोडक्ट लेआउट के अंदर स्पेस रिक्वायरमेंट कम होती है, प्रोसेस लेआउट के अंदर ज़्यादा होती है। ये प्रोडक्ट स्पेशलाइज होता है और ये प्रोसेस स्पेशलाइज होते हैं। इसके बाद हमने बात की थी इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री में हमने क्या डिस्कस किया था, सब बाद में हमने जेआईटी में इन्वेंट्री को बहुत गालियाँ दी थी, बट अभी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री बेसिकली पॉइंट ऑफ सप्लाई चेन के अंदर हर पॉइंट पे आप जो चीज़ लाइन रखते हो उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्रीज आपको हेजिंग से बचाती है। इन्वेंट्री आपके लिए क्या क्या काम करती है, आपकी कस्टमर सर्विस बढ़ाती हैं, आपकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इकोनॉमीज बढ़ाती हैं, आपका हेज अगेंस्ट प्राइस चेंज करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज करती है, और हेज अगेंस्ट कंटीजेंसीज हैं। मीन्स अगर जैसे आज के कोविड-19 का इवेंट है, अगर आपके पास इन्वेंट्रीज हैं तो आप ऐसे अनसर्टेन और अनफोर्सिन इवेंट्स को अगेंस्ट कंटीजेंसी बना सकते हो और हेज कर सकते हो। ठीक है, तो अगेंस्ट इन्वेंट्री क्या है कि आपका कैपिटल हो जाता है, आपकी क्वालिटी प्रॉब्लम्स को मास्क करता है और आपकी मैनेजमेंट की अटेंशन को प्लानिंग एंड कंट्रोल से हटा देता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें पाइपलाइन इन्वेंट्री जो कि आपके ट्रांजिट में हो उनका पाइपलाइन इन्वेंट्री कहते हो। स्पेकुलेटिव इन्वेंट्री आप कहते हो कि जिस इन्वेंट्री को आप परचेज करो प्राइस इंक्रीज के एंटिसिपेशन में, कि आप उस चीज़ को इसलिए ख़रीदो कि आगे प्राइस बढ़ जाएगी। सीजनल इन्वेंट्री वो होती है जो आपकी सीजनल प्रोडक्शन को कैटर करने के लिए यूज़ होती है। सेफ्टी स्टॉक्स आप तब रखते हो कि आपके एंटिसिपेशन हो कि डिमांड और लीड टाइम के अंदर गैप होगा। एंड ऑब्सोलीट एंड डेड इन्वेंट्रीज वो होती हैं कि जहाँ आपके पास वो इन्वेंट्री जिनको आप फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, जिन्हें आपने स्क्रैप ही करना है या जिनको आपने नल एंड वॉइड ही करना है, उनको आप ऑब्सोलीट या डेड इन्वेंट्रीज कहते हो। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी इनवॉइस कॉस्ट की। इनवॉइस कॉस्ट में आपने ये बात समझनी है कि जो आपको कोटेशन आई है दैट इज़ नॉट योर इनवॉइस कॉस्ट, दैट इज़ नॉट योर इन्वेंट्री कॉस्ट। उस कोटेशन के अंदर या उस पीओ के अंदर आपको इंश्योरेंस, स्टोरेज, फ्रेट एंड ड्यूटीज़ ऐड करनी है, तब आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकल के आएगी इनवॉइस में से, जिससे आप असल में इनवॉइस कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है, फिर हमने इसमें बात की थी मैचिंग प्रिंसिपल की। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि इन्वेंट्री जो है वो दोनों को सेम तरीके से इफेक्ट करती है, चाहे वो बैलेंस शीट हो चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो। तो आपने जब मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना तो आपने कोशिश करनी है इन्वेंट्री को उसके सही हालत में इन दोनों जगह पे डिस्क्राइब करो। फिर हमने बात की थी इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो अजम्पशन की, जिसमें 3 तरह की बात की थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहता है कि आप जो चीज़ पहले बनाओ उसको पहले बेचो। लास्ट इन फर्स्ट आउट कहता है जो चीज़ आखिर में बनाओ उसको पहले बेचो। और वेटेड एवरेज मैटर करता है कि आप सबको एक सीज़न पे वेट कर दो। इसका हमने न्यूमेरिकल किया था बड़ी डिटेल में। इसके बाद आखिर हमारी बात हुई थी, वो बात हुई थी लोअर देन कॉस्ट और मार्केट वैल्यू की। हमने इसमें डिस्कस किया था कि जब आपके पास इन्वेंट्रीज ऑब्सोलीट हो जाती हैं तो आप उनको बेचने के लिए, या वो नियर टू एक्सपायरी होती हैं या उनका सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, तो आप उनको बेचने के लिए 2 तरह की वैल्यूज़ उनकी निकाल दो। एक होती है कॉस्ट वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। कहीं कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा होती है, कहीं मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन आप जब बंच को डिस्कस करते हो तो आपके पास असल में जब एलसीएम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो आपके पास एक बफर आ जाता है कि जिस बफर के ज़रिए या जिस बफर की वजह से आप उस पर एक्स्ट्रा मनी खर्च कर सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो उसकी मार्केटिंग के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या उसको सेल करने के लिए। और ये करना क्यों है? क्योंकि हमें उसको डिस्काउंटेड वैल्यू पे नहीं बेचना, उसको ओरिजिनल वैल्यू पे बेचना है। अगर हमने प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड वैल्यू पे बेचा तो फिर कस्टमर परसीव कर लेगा कि इसकी असल में यही वैल्यू थी और हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे थे इसको ख़रीदने के लिए। इसके बाद हमने बात की थी रिस्क मैनेजमेंट इन सप्लाई चेन की। रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट करे आइडेंटिफाई, मॉनिटर, डिटेक्ट और लेसन थ्रेट्स इन सप्लाई चेन कंटिन्यूटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी को, तो हम उसको रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। बेसिकली आप अपनी सप्लाई चेन के अंदर, आप अपनी कंपनी के अंदर कोशिश करते हो कि जितनी ज़्यादा अनफोर्सिन इवेंट को केटर कर सको उतना करो। रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। 2 तरीके के रिस्क हैं, इंटरनल रिस्क है और एक्सटर्नल रिस्क है। इंटरनल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा आप शायद बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई करते हो और एक्सटर्नल रिस्क के लिए आप पेस्टल एनालिसिस करते हो। तो
इंटरनल रिस्क हैं क्या? बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, प्लानिंग रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है। ये सारे रिस्क आपके इंटरनल रिस्क हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, ये रिस्क है। आप प्लानिंग एंड कंट्रोल रिस्क उठाते हो, क्या आप प्लानिंग एंड कंट्रोल करते हो, बट हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो ख़राब बने। और एक्सटर्नल रिस्क के अंदर आपके डिमांड रिस्क हैं, सप्लाई रिस्क हैं और एनवायरमेंटल रिस्क है। एनवायरमेंट बेसिकली हम हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, गवर्नमेंट हो, क्लाइमेट हो या टेररिज्म हो। तो ये सारे आप एक्सटर्नल रिस्क में आते हो। फिर आखिर में हमने बात की थी प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि परचेजिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वैल्यू और सेविंग्स बढ़ाती है, ये रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही है और इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। ये आपकी क्वालिटी एंड रेपुटेशन पे आपके मतलब आपकी स्टेक पे होती है अगर आपने ठीक से परचेजिंग टाइमली नहीं की। आपका टाइम टू मार्केट रिड्यूस करने की कोशिश करती है और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज के अंदर एक एज देती है। कंपेटिटिव एडवांटेज पे हमने क्या डिस्कस किया था? कंपेटिटिव एडवांटेज हम हर उस पॉइंट को कहते थे कि जो हमें अपने राइवल से एक एज दे दे। जो भी चीज़ हमें अपने लेवल पे एज दे रही है वो हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज है। फिर हमने बात की थी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है क्या? कि एक्ट ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप जो अपनी कंपनी के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हो वो प्रोक्योरमेंट है। परचेजिंग प्रोक्योरमेंट का पार्ट है, परचेजिंग इज़ नॉट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, प्रोक्योरमेंट के अंदर आप परचेज प्लानिंग करते हो, स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन करते हो, सप्लायर रिसर्च एंड सिलेक्शन करते हो, फाइनेंसिंग अरेंज करते हो, प्राइस नेगोशिएशन करते हो, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन करते हो और इन्वेंट्री कंट्रोल्स करते हो। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल डिस्कस करते हुए हमने ये डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली हमारी नीड है क्या। ठीक है, नीड किस चीज़ की है, क्या चीज़ खरीदनी। फिर उस नीड के अगेंस्ट हम रिक्वेस्ट फॉर इंडेंट एंड कोटेशन करते हैं, RFIQ। इसके ज़रिए हम इंडेंट या कोटेशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मंगवाते हैं। फिर उसके अगेंस्ट PO जनरेट करते हैं, PO के बाद वेट करते हैं डिलीवरी का, डिलीवरी आती है उसको वेरीफाई करते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी डिफरेंट नेगोशिएशन टैक्टिक्स की कि आप नेगोशिएट करते वक्त आप अपनी प्रायोरिटीज़ को रैंक करो या आप अपनी ऑफ़र को फर्स्ट अप्लाई करो। ज़्यादा लो काउंटर मत करो, टारगेट प्राइस आपको पता होनी चाहिए, वॉकअवे आइटम्स पता होने चाहिए, फेयर एंड रीजनेबल हो। आप अटैक करो। अगर आपको आर्ग्यूमेंट करना है तो किसी पॉइंट पे आप डेडलाइन लगा दो कि ये ऑफ़र जो है मेरी इस वक्त तक अवेलेबल है और डीलिंग टैक्टिक्स। फिर हमने बात की थी इंपोर्ट्स की। इंपोर्ट्स बेसिकली है क्या? 3 चीज़ें हैं, अपनी जुरिडिक्शन में लाना, नेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाना और एक्सटर्नल सोर्स से लाना। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी प्रोसेस में पाई जाती हैं वो प्रोसेस इंपोर्ट है। अगर आप एक इंपोर्टर बनना चाहते हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? आपको आपका NTN सर्टिफिकेट होना चाहिए, करंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, STRN होना चाहिए और मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। फिर हमने बात की थी इंपोर्ट प्रोसीजर की। इंपोर्ट प्रोसीजर और नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या फ़र्क है? जब नॉर्मल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में आप डिलीवरी का वेट करते हो ना, उसी के अंदर आप इंपोर्ट प्रोसेस के अंदर बेसिकली बैंक से जो भी काम करना होता है, चाहे PO हो, चाहे वो बैंक कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो LC हो, इन सब चीज़ों को अलाइन करते हो और फिर डॉक्यूमेंट्स आने का वेट करते हो। डॉक्यूमेंट आने के बाद आप अपनी शिपमेंट क्लियर कराते हो। तो इंपोर्ट प्रोसेस और नॉर्मल लॉजिस्टिक्स प्रोसेस में ये फ़र्क है। ठीक है, इंपोर्ट के लिए पेमेंट प्रोसीजर क्या क्या है? कैश एंड एडवांस है, चाहे आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो, ओपन अकाउंट पे सेल कर सकते हो। ओपन अकाउंट का मतलब ये है कि सेलर आपको चीज़ भेज दे, उसके बाद आप उसको पैसे भेजो। कंसाइनमेंट का मतलब ये सेलर आपको चीज़ भेजा, आप बेचो, उसके बाद पैसे भेजो। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ है कि जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है जो कि क्रेडिट इशू करता है। ठीक है, इसके बाद LC क्लियर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? LC क्लियर करने के लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उनमें प्रोफार्मा इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, एयरवे बिल है या बिल ऑफ लैडिंग है और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी LC को जनरली क्लियर कराने के लिए ज़रूरी है। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ LCs की। इसमें रिवोकेबल थी जो कि चेंज नहीं हो सकती, रिवोकेबल है जो चेंज कर सकते हैं, स्टैंड बाय LC जो कि बैंक इसमें गारंटी ले लेता है कि अगर सेलर ने बायर ने इसको एक्नॉलेज नहीं किया तो बैंक ऑनर करेगा। कंफर्म LC में एक कंफर्मिंग बैंक आ जाता है जो कि कंफर्म करता है और अनकन्फर्म LC के अंदर जो भी इशू कर रहा होता है वो बेसिकली लायबल होता है पेमेंट का। ट्रांसफरेबल LC सेलर कहता है कि आप मेरी जगह किसी और को पेमेंट कर दें। पेमेंट एट सेल LC का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट बैंक में आएंगे उसके बाद ही पेमेंट हो सकेगी। डिफर्ड पेमेंट LC जिसके अंदर आप एक क्लॉज डाल देते हैं कि जिसके ज़रिए आप पेमेंट को कुछ 8-10 दिन 15 दिन एक्सटेंड करा सकें। और लेट क्लोज LC बेसिकली आपको इंपोर्ट्स के अंदर एडवांस पेमेंट करने की गुंजाइश देती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी LC के प्रोसेस की। LC के प्रोसेस स्टार्ट होता है बायर और इंपोर्टर के दरमियान। बायर इंपोर्टर को अपना सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और बायर इंपोर्ट अपने बैंक को कहता है कि मुझे क्रेडिट दो।
इंपोर्टर का बैंक उसको क्रेडिट देता है और वो क्रेडिट उठा के एक्सपोर्टर के बैंक को या सेलर के बैंक को भेज देता है। सेलर का बैंक वही क्रेडिट सेलर को भेज देता है। सेलर गुड्स बनाता है, गुड्स बनाने के बाद बायर को गुड्स भेजता है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को भेजता है। वही डॉक्यूमेंट्स उसका बैंक उठा के बायर के बैंक को भेजता है, बायर का बैंक वही डॉक्यूमेंट उठा के बायर को भेजता है और क्लेम करता है पेमेंट को। ठीक है, फिर हमने बात की थी ड्यूटीज़ ऑफ बायर की, बायर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, बेसिकली बायर की क्या क्या एसओपीज़ होने चाहिए, बायर के किन किन चीज़ों के लिए लायबल है, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस हुई थी। फिर आखिर में बात हुई थी मेक और बाय डिसीजन की। मेक और बाय डिसीजन क्या कहता है कि कम आप सिर्फ कॉस्ट को कंपेयर करते हो कुछ प्रोडक्ट्स को खुद बनाने की या उस प्रोडक्ट्स को बाहर से ख़रीदने की, और इन दोनों के दरमियान जो भी बेहतर होता है आप अपनी कंपनी के लिए उसको अप्लाई करते हो। इसके अंदर और कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉस्ट का फैक्टर है। आउटसोर्सिंग और सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की थी। आउटसोर्सिंग बेसिकली लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है। फिर हमने बात की थी मेक और बाय एग्जांपल की, जो कि एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था कि जिसमें हमने देखा था कि अगर एक कोई प्रोडक्ट है कि जिसको $150 पर डे में आप रेंट कर सकते हो, हायर कर सकते हो, या उसको ख़रीदने की कॉस्ट $1000 और $50 पर डे, फिर उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, तो 12 दिन के लिए कौन सी चीज़ फिजिबल रहेगी और कितने दिनों में दोनों में से एक चीज़ कितने दिनों में दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी, दोनों कॉस्ट सेम हो जाएंगी। तो हमारा जवाब निकला था कि 10 दिन में, और अगर 12 दिन के लिए चाहिए तो आप उसको परचेज़ कर लो। फिर हमने आखिर में बात की थी इनको टर्म्स की। इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स हैं, इनकी दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी जो है वो एयर, लैंड, सी सब तरह की ट्रांजिट में शामिल है, लेकिन दूसरी तरीके की जो है उसमें सिर्फ सी फ्रेट शामिल है। इनको टर्म में समझने वाली बात क्या है, रिस्क किसका है, रिवॉर्ड किसका है, कॉस्ट कौन पे करेगा। इंश्योरेंस मतलब कॉस्ट में सारी कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट भी है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी। तो रिस्क किसका है, रिवॉर्ड किसका है, बायर से सेलर पे रिस्क कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, रिवॉर्ड कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, और कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है। ठीक है, तो एक्स वर्क सबसे आसान, सेलर अपनी प्रेमिसेस के बाहर रख देगा, बाकी सारी ड्यूटीज़ बायर की। फ्री अलॉन्ग साइड कैरियर, कैरियर से पहले कैरियर का मतलब जो भी कैरियर है, एयर ए सी है, वाटर एयर ए सी है, लैंड है, उसके कैरियर से पहले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की, इसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की। कैरियर पे टू, इसमें कैरियर से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कैरियर से कैरियर तक, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक का जो कॉस्ट है वो सेलर बेयर करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होती है। फिर आता है कैरियर इंश्योरेंस पेड टू, इसमें कैरियर भी पे करता है, इंश्योरेंस भी पे करता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ट्रांसफ़र हो जाती है जहाँ के वो आके कैरियर के पास रख देगा। उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की, अगर इंश्योरेंस क्लेम होगा तो वो बायर करेगा। फिर है डिलीवर्ड एट टर्मिनल, इसमें टर्मिनल तक डिलीवर करना, टर्मिनल तक की कॉस्ट पे करना, टर्मिनल तक का इंश्योरेंस पे करना सेलर की जिम्मेदारी है। जैसे ही टर्मिनल पहुंचा दिया वो सारी जिम्मेदारी बायर की। फिर डिलीवरी एट प्लेस, इसमें टर्मिनल तक पहुंचाना, उसके बाद बायर की प्रीमिसेस तक पहुंचाना, बायर ने जहां बताया वहां तक पहुंचाना भी सेलर की जिम्मेदारी होती है, बट बायर ड्यूटीज़ यहाँ पे कर रहा है। और आखिरी डिलीवर्ड ड्यूटी पे, जिसके अंदर जो आपका सेलर है वो आपको बायर के एक पॉइंट तक पहुंचाएगा। इसमें ड्यूटीज़ भी शामिल है, इसमें फ्रेट भी शामिल है, इसमें कॉस्ट भी शामिल है, इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। फिर ग्रुप टू इनको टर्म है, जिसमें आएगा फ्री अलॉन्ग साइड शिप, शिप से पहले सारी जिम्मेदारी सेलर की, उसके बाद सारी जिम्मेदारी बायर की। फ्री अलॉन्ग साइड शिप वाली जिम्मेदारी। फिर है फ्री ऑन बोर्ड, इसके अंदर बोर्ड के ऊपर रखना, मतलब शिपमेंट पोर्ट पे आ गई, लेकिन जो शिप आया शिप पे रखने के बाद जिम्मेदारी बायर की होती है, इससे पहले सेलर की होती है। फिर है कॉस्ट एंड फ्रेट, शिप में रखने तक की जिम्मेदारी और उसके बाद का ट्रांसपोर्ट पे करना सेलर की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे ही शिप पे रख दिया इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंश्योरेंस बायर की हो गई। और इसमें CIF, इसके अंदर आप इंश्योरेंस भी पे करते हो, इसमें ट्रांसपोर्ट भी पे करते हो, लेकिन जैसे ही शिपमेंट पे रख दिया वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र होगी बायर पे। इसके अलावा हमने कोई चीज़ मिड टर्म से पहले डिस्कस की थी, मिड टर्म तक कोई डिस्कस की थी, आपको याद पड़ रहा? यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आएगी, बिल्कुल आएगी आज की क्लास की। CR या कोई भी ज़िम्मेदार, हमने मिड टर्म से पहले कोई और चीज़ डिस्कस की थी? ठीक है, तो मिड टर्म के बाद की सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास हैं, मिड टर्म से पहले की सारा रिवीजन अभी करा दिया। स्टिल वी हैव सम टाइम लेफ्ट। कोई सवाल इससे दौरान समझते वक्त आपको कोई चीज़? जी साथ साहब, कैसे हैं आप?
हेलो। जी सर, सब कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपको बीच में भी याद आई थी, मैंने आपको 2-3 दफ़ा याद किया। और मैं जैसे जीतो पाकिस्तान देखता हूँ, आप याद आ जाते हो फ़ौरन। यार मोस्ट प्रोबेबली नो। क्योंकि न्यूमेरिकल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा, वो तो आपका। हाँ, ये बात है, ये बात है बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे। एक हफ्ते का अगर पेपर होगा उसके हिसाब से होंगे। हो सकता है एक एक नंबर के 40 हो सकता है 2-2 नंबर के 20 हो सकता है 5-5 नंबर के 8 हो। वालेकुम अस्सलाम। देखो, सप्लायर सिलेक्शन रिलेशनशिप बिल्डअप में नहीं आता, सही है ना। सप्लायर सिलेक्शन के बाद आप सप्लायर को कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसकी पेमेंट टर्म्स, उसकी पीओ टर्म्स, डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। मोइन अहमद साहब कह रहे हैं टर्म रिपोर्ट। मुदस्सिर साहब कह रहे हैं शाह रिकॉर्डेड टिल टुडे क्लास एट ग्रुप प्लीज। बिलाल साहब, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बहुत थोड़ी सी। आपको यूट्यूब पे जाना है और आपको यूट्यूब पे जाके ना उस पेज को सिलेक्ट करना है। उस पेज पे जाएंगे ना आप, तो आपको सारी आपकी SCM संडे के नाम से जितनी जितनी भी रिकॉर्डिंग है सब आपकी क्लास की। इसके अलावा VLE पे। वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा अगर आप लोगों ने, मुझे यकीन है कि आप लोग अपनी IOLMS पे नहीं गए होंगे, तो अगर आप अपने VLE पे जाते तो आपको पता चलता कि VLE के ऊपर आपकी सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स के लिंक्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए थे पिछली दफ़ा ही। ये अगर आपका VLE है, और ये VLE के अंदर अगर हम जाते हैं तो जूम रिकॉर्डिंग्स के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके ऊपर आपकी 5 अप्रैल से लेकर 10 मई तक और आज 17 मई का इसके बाद सारे लेक्चर्स के लिंक अपलोडेड हैं। तो अगर आप उनको क्लिक करेंगे तो आप अपने लेक्चर पे रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे। हाँ, देखो, मैंने आपको एक वीडियो भी, शायद वीडियो का लिंक भी भेजा था, आपने नहीं देखा होगा यकीनन। 3PL और 4PL में देखो फ़र्क ये है कि 3PL आपने सेलेक्ट करते हो और उसके बाद मैनेज करते हो, बट जब आप 4PL में चले जाते हो ना, तो 4PL आपके लिए डिफरेंट 3PLs को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। सपोज आप इसको बिल्कुल सिंपल रखो, आप कराची में बैठे और आपको 3PL सेलेक्ट करना, आपने TCS सेलेक्ट कर दिया। अब TCS आपके लिए कराची का ऑपरेशन भी संभाल रहा है, लाहौर का भी संभाल रहा है, इस्लामाबाद का भी संभाल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कोई 4PL सेलेक्ट किया ना, तो 4PL फिर आपके लिए मैनेज करेगा कि आपको कराची में TCS के साथ काम करना है, लाहौर में लिपर्स के साथ काम करना है, और इस्लामाबाद में मोलर एंड फिलिप्स के साथ काम करना है। तो वो सिलेक्ट भी कर रहा होगा और वो मैनेज भी कर रहा होगा आपके लिए 3PL। मतलब 4PL आपके लिए मैनेज भी कर रहा है और सिलेक्ट भी कर रहा है 3PLs को। खुद ही सिलेक्ट करना होता है। नो प्रॉब्लम। जी, जी अमर साहब। देखो, जनरली जो है ना, सप्लाई चेन स्टैंडर्डाइज होती है, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज क्यों होती है? क्योंकि फाइनेंस का फंक्शन सेम है, मार्केटिंग का फंक्शन सेम है। हमारे बॉस, जिसे हम कहते हैं ना, सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व और ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व इन फुलफिलिंग अ कस्टमर रिक्वेस्ट। तो बहुत सारे फंक्शन सिमिलर होते हैं। हाँ,
कुछ कंपनीज में प्रोजेक्ट बेस्ड फंक्शन होते हैं। वो लाइक कि वो हर प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा रख देता है। मार्केटिंग के अंदर एक बंदा होगा जो एक प्रोडक्ट को देख रहा है, लेकिन असल में मार्केटिंग सेम है। तो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट एक होता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट लोग होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को देखने के लिए। सपोज एक बंदा है कि जो सिर्फ पैकेजिंग मटेरियल देख रहा है, एक बंदा है जो सिर्फ रॉ मटेरियल देख रहा है, एक बंदा है जो सिर्फ जिसको हम कहते हैं सर्विसेज देख रहा है, एक बन रहा है जो जो नॉन प्रोडक्शन प्रोडक्ट देख रहा है, जिसके अंदर सारी की सारी टेक्निकल आइटम्स आते हैं। तो डायरेक्ट आपने आजकल अगर सप्लाई चेन की किसी जॉब को देखा हो तो डायरेक्ट